नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई प्रयास द लर्निंग ऐप पर। अपन ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन। लगभग सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा आपने इंडेफिनेट पढ़ा था। कुछ थोड़ा सा चेंजेस है जिसके बारे में अपन आज कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ये आपको करना क्या क्या है। इंटीग्रेशन का तरीका वो का वही होगा, आपने जो पढ़ा है वही तरीके सब कुछ रहेंगे। बस ध्यान रखना कि करना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। तो इसमें क्या होगा, आपको एक फंक्शन गिवन होगा, आपको उसका इंटीग्रेशन करना होगा। बस चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पे एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी। बस ये नई चीज़ आपके सामने आएगी। तो आप अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन समझ लीजिए क्या बन गया, कैपिटल एफ एक्स। यानी किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन ही तो आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा देना और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देनी है। अब इस एक्स की जगह पहले अपर लिमिट लगा दीजिए, फिर माइनस का निशान और फिर लोअर लिमिट लगा दीजिए और एक निश्चित वैल्यू यानी एक फिक्स वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन कई बार क्या है कि बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की मदद से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी अपन बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन के गुणधर्म। इसमें सबसे पहले अगर बात करूं मैं पहली प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ टी डी टी। यानी ये कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन में वेरिएबल x है और आपने वेरिएबल चेंज कर दिया यानी x की जगह t आ गया, तो आपका जो रिजल्ट है वो दोनों का सेम आएगा। अगर आपने लिमिट चेंज नहीं की है तो अगर लिमिट a टू b है तो आप भले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो या t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, बशर्ते आपका जो फंक्शन है वो दोनों का सेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर साइन x है और आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, और एफ टी यहाँ पर क्या है, साइन टी है और आप कर रहे हो इंटीग्रेशन, और लिमिट दोनों की समझ लीजिए 0 टू पाई बाई 2 है, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि आपका वेरिएबल अगर चेंज है और लिमिट सेम है और फंक्शन भी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो जहां लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है। अगर आपने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया यानी a से b है उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, b से a कर दिया, है ना, तो रिजल्ट तो सेम आएगा, इनका जो मान है वो सेम आएगा। बस एक चीज का फर्क पड़ेगा, वो है साइन, यानी इसका निशान है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत काम की है, नॉर्मली आपके जो मॉड्यूलस के क्वेश्चंस हैं वो और आपके महत्तम पूर्णांकलन मैक्सिमम इंटीजर फंक्शंस के जो क्वेश्चन है उनमें ये सबसे ज्यादा काम में आती है कि अगर लिमिट a से b है तो आप इसके टुकड़े कर सकते हैं, यानी आप उसको a से c और c से b, लेकिन शर्त यह है कि इसमें c है वो a और b के बीच में ही होना चाहिए, a और b के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो आप इसकी लिमिट को तोड़ सकते हो। फंक्शन वही रहेगा a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स, ये होती है इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर लिमिट 0 से a है, एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो आप इस x की जगह a माइनस एक्स लिख सकते हो। 0 से a एफ एक्स डी एक्स है तो आप x की जगह a माइनस एक्स लिख सकते हो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा यूज में आएगी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप मदद से इनको आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं। चौथी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि जब लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो, साइन की पावर n अपॉन साइन की पावर n प्लस कोस की पावर n x dx हो, यहाँ n की जगह कुछ भी आ सकता है भाई लोगों, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, कुछ भी आ जाए, भले साइन की पावर n अपॉन साइन की पावर n प्लस कोस की पावर n हो या कोस की पावर n अपॉन कोस की पावर n प्लस साइन की पावर n हो। रिजल्ट याद रखिएगा, इनका रिजल्ट होता है पाई बाई 4। सेम इसी पैटर्न पर लिमिट याद रखना 0 से पाई बाई 2 है, 10 की पावर n अपॉन 1 प्लस 10 की पावर n हो या कोट की पावर n अपॉन 1 प्लस कोट की पावर n हो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा और वो कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा। ये मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आज तक सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। आपको पेन हिलाने की जरूरत है, यानी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल देखकर आंसर लिख देना है कि आंसर है वो इसका पाई बाई 4 होगा। इसी तरह से अगर 1/1 प्लस 10 की पावर n हो या 1/1 प्लस कोट की पावर n हो,
लिमिट अगर 0 से π/2 है तो इसका आंसर भी आप क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, याद रखिएगा इनको। इसी तरह से सेक की पावर n अपॉन सेक की पावर n प्लस कोसेक की पावर n हो, या कोसेक की पावर n अपॉन सेक की पावर n प्लस कोसेक की पावर n हो, लिमिट अगर 0 से π/2 है तो आप इसका आंसर π/4 लिख सकते हो। तो देखो ये मैंने 8 फॉर्मूले मान लो, क्वेश्चंस मान लो, कुछ भी मान लो, आपके ये तैयार हो गए। इसी तरीके से अगर लिमिट 0 से π/2 है, f sin 2x यानी कोई फंक्शन है sin 2x का और साथ में sin x dx है, तो आप यहां पर sin x की जगह cos x भी कन्वर्ट कर सकते हो। चौथी प्रॉपर्टी लगाओगे, x की जगह π/2 माइनस एक्स करोगे तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और sin π/2 माइनस एक्स है वो क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन sin x के रूप में है और लिमिट 0 से π/2 है तो आप इसको f cos x भी लिख सकते हो डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। ये याद रखना, 7वां क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 0 से π/4 log ऑफ 1 + 10x है, तो आप इसका आंसर याद रख सकते हो। ये याद रखने वाली बातें हैं। π/8 log 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखिएगा, समझिएगा। इसी तरह से 0 से π/2 log ऑफ sin x, इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा है लेकिन अपने को ये याद रखना है, 0 से π/2 log ऑफ sin x हो या 0 से π/2 log ऑफ cos x हो, दोनों का आंसर सेम होता है -π/2 log 2, या कई बार ऑप्शन चेंज कर देते हैं तो ये हो जाता है π/2 log ऑफ 1/2, एक ही बात है, याद रखिएगा। ये जो मैंने 7वां और 8वां जो फॉर्मूला बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है या एग्जांपल है कि 0 से π/2 a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x हो, या 0 से π/2 a sec x प्लस b cosec x अपॉन sec x प्लस cosec x हो, या a tan x प्लस b cot x अपॉन tan x प्लस cot x हो, लिमिट 0 से π/2 हो। अब यहाँ पर a और b की जगह क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, जैसे ये दे दे 2 sec x प्लस 3 cosec x, 3 tan x प्लस 4 cot x, कुछ भी दे दे। अपने को उत्तर याद है कि π/4 a प्लस b होता है, तो आपको a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है और फटाफट से 1 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर्मेट याद रखिएगा, a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x, या a tan x प्लस b cot x अपॉन tan x प्लस cot x, या a sec x प्लस b cosec x अपॉन sec x प्लस cosec x। लिमिट 0 से π/2 होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। अगर ये है तो आंसर क्या होगा, π/4 a प्लस b। क्लियर? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी आती है, ये चौथी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन एग्जांपल से जो मैंने आपको बता दिए, जो कि आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लिमिट -a से a हो, यानी लिमिट सेम हो, नीचे नेगेटिव साइन हो और ऊपर पॉजिटिव साइन हो, और कोई फंक्शन दे रखा हो, तो आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हो, याद रखिएगा। ये अगर fx इवन फंक्शन हो, इवन, और ये होता है ऑड। अगर इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन क्या होता है कि x की जगह अगर अपन -x रख दें और फलन वापस वो का वही प्राप्त हो जाए, यानी कुछ भी चेंजेस ना हो, तो वो इवन फंक्शन होता है। और इवन फंक्शन में क्या करते हैं, ये -a से a की जगह हो जाता है 0 से a, और वैल्यू है वो डबल हो जाती है। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो यानी f - x इक्वल टू -fx हो, तो आंसर आप बिना पूछे 0 लिख सकते हैं। और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ऑड फंक्शन ही पूछते हैं अमूमन, और आप केवल देखकर आइडिया लगा सकते हो कि इसका आंसर है वो 0 आएगा। लेकिन शर्त यह है कि लिमिट याद रखना -a से a हो, तभी ये काम में लेना है, अदरवाइज ये काम में नहीं लेना है। अगला है छठी प्रॉपर्टी, अगर लिमिट 0 से 2a हो, याद रखिएगा, अगर लिमिट 0 से 2a हो तो इसमें भी दो कंडीशंस है। अगर f2a - x इक्वल टू -x आ जाता है, -fx आ जाता है, तो आपको आंसर 0 लिख देना है। और अगर f2a - x यानी लिमिट अगर 0 से 2a है और आप x की जगह क्या लिखेंगे, 2a - x लिखोगे, और अगर आपको fx यानी फंक्शन वो का वही मिल जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, लिमिट है उसको टुकड़े कर देने हैं, यानी आधा कर देना है। 0 से a हो जाएगी और 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 2 0 से a fx dx बन जाएगा। कब? जब f2a - x इक्वल टू fx हो, और f2a - x इक्वल टू -fx हो, तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। छठी प्रॉपर्टी है, जैसे कई बार क्वेश्चन ये आ गया 0 से पाई और फंक्शन दे दिया, जबकि आपको पता है कि अगर यहाँ 0 से π/2 हो तो मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पर x की जगह पाई - x करके देख लो, अगर फंक्शन वो का वही मिल जाता है तो आप इसको 2 0 से π/2 लिख सकते हैं और आपका काम आसान हो जाएगा। यानी क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए ये प्रॉपर्टीज काम में ली जाती हैं। मेनली 6 प्रॉपर्टीज हैं,
इसके अलावा कुछ और है, जैसे ये चौथी प्रॉपर्टी ही है, वहाँ चौथी प्रॉपर्टी में वहाँ 0 से a था, अब 0 से a ना होकर a से b हो, है ना, लोअर लिमिट 0 ना होके कोई और दे रखी हो, तो a से b अगर प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, लिमिट दे रखी है, तो आप x की जगह a प्लस b माइनस एक्स लिख सकते हो। चौथी में भी तो ये करते थे 0 प्लस a माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी a प्लस b माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये चौथी प्रॉपर्टी और सातवीं जो प्रॉपर्टी है वो एक ही है, याद रखिएगा। अगला है, अगर लिमिट 0 से a हो और किसी फंक्शन के साथ x मल्टीप्लाई में हो, तो अगर अपन x की जगह फंक्शन में a माइनस एक्स कर दें और fx ही अपने को प्राप्त हो जाता है, तो आप वहाँ पर बाहर a/2 लिख सकते हो और x को गायब कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसको एक प्रॉपर्टी का रूप दे दिया है, याद रखिएगा। लिमिट अगर आपके पास है 0 से a और किसी फंक्शन के साथ, जैसे एक क्वेश्चन आते हैं ना, x sin x अपॉन sin x प्लस cos x, लिमिट 0 से π/2 है, तो ऐसे टाइप में क्वेश्चन में ये ऐसे किया जा सकता है। 0 से पाई दे रखा हो तो अगर f a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है, तो x को तो कर दो गायब और बाहर क्या मल्टीप्लाई कर दो a/2, जिससे क्वेश्चन में वो जो x है वो गायब हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपने 12th बोर्ड में काफ़ी टाइप पढ़े होंगे। अब कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इन्हें समानयन सूत्र बोलते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो, e की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स दे रखो, अब यहाँ a और b की जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, तो उस समय आपको क्या करना है, अगर e की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स हो, लिमिट याद रखना 0 से इन्फिनिटी होना अनिवार्य है, तो आंसर में आप b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो और e की पावर माइनस ए एक्स कोस बी एक्स हो, तो आप आंसर में a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। और अगर क्वेश्चन इस टाइप से 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n dx, तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल n अपॉन ए की पावर n प्लस 1। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 0 से इन्फिनिटी अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो याद रखिएगा कि कहीं यह समानयन सूत्र तो नहीं है, रिडक्शन फॉर्मूला तो नहीं है। और रिडक्शन फॉर्मूले में क्या क्या आ सकता है, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक, e की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स, e की पावर माइनस ए एक्स कोस बी एक्स, या e की पावर माइनस ए एक्स एल्जेब्रिक यानी x की पावर n, तो फैक्टोरियल n अपॉन ए की पावर n प्लस 1 लगा सकते हो। इसके बाद में एक आता है वॉली सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार, जैसे साइन की पावर 2 3 तक दे रखा हो तब तक अपन कर लेते हैं। अब साइन की पावर 10 दे दे, 11 दे दे, तब अपन क्या करेंगे, या कोस की पावर 10 11 15 20 कुछ भी दे दे, तो क्या करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला काम में आएगा। अगर n सम है तो क्या करना है, सम का मतलब यहाँ इवन से है और ये ऑड है, तो अगर सम है, अगर n सम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन, फॉर्मूला देखो सबका सेम है। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर n विषम है तो ये लास्ट में 2/3 तक चलेगा, और अगर n सम है तो ये 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2, लास्ट π/2 पे जाके खत्म होगा, ये याद रखना। जैसे 5 आ गया, देखो सुनो, अगर साइन की पावर क्या दे दे आपको, 5 दे दे, एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। 0 से π/2 साइन की पावर 5x dx दे दिया, तो n विषम है, n विषम है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो 5 माइनस ए क्या हो गया 4 अपॉन 5, फिर 5 में से 3 गया 2 अपॉन 5 में से 2 गया 3, ये 2/3 आ गया, बस यही खत्म कर दो, लास्ट में 2/3 अपने आप आ जाएगा और आंसर आप लिख सकते हो, आंसर हो जाएगा 8/15। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 0 से π/2 कोस की पावर 6x dx, तो n यहाँ पे सम हो गया, अगर n सम है तो आप क्या लिखोगे 6 माइनस 1 यानी 5 अपॉन 6, फिर 6 माइनस 3 यानी 3 अपॉन 4, ठीक है, फिर 3/4 आ गया ना। अब उसके आगे आपको 1/2 इंटू π/2 लिख देना है। अब कोई कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, तो 3 से ये 6 कैंसिल हो गया 2 बार, तो ऊपर आ गया 5 पाई और नीचे कितना आ जाए 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 5 पाई अपॉन 32। देखो कितना आसान हो गया वॉली सूत्र से, तो फॉर्मूला आसान है, n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, ऐसे चलते चलते 2/3 तक चलना है। कब, जब n विषम हो, और n सम हो तो 2/3 फिर 1/2 और फिर π/2। याद रखने वाली बात है, याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब है कि अगर साइन और कोस दोनों ही आ जाए और m और n दोनों क्या हो, विषम पूर्णांक हो, पॉजिटिव विषम पूर्णांक हो, विषम यानी ओड, ऑड इंटीजर अगर दे रखा हो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, तो क्या करना है, यानी जैसे साइन क्यूब और कोस की पावर 7 ऐसे दे दे, तो m की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 7 हो गई।
इस फॉर्मूले मान रख दीजिए, आपको ऑटोमेटिक आंसर प्राप्त हो जाएगा। और अगर m और n दोनों पॉजिटिव हो तो फॉर्मूला आपको ये लगाना है और साथ में गुणा में क्या आ जाएगा π/2। याद रखना पड़ेगा भाई लोगों, मैं आपको फॉर्मूले अवेलेबल करवा सकता हूँ लेकिन याद रखना आपका कर्तव्य है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इस फॉर्मूले से। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं निकाल के लाया हूँ इससे, जिससे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये करा कि इफ आई एन इक्वल टू 0 to π/4 10 की पावर nx dx हो, तो यहाँ n की जगह कोई भी वैल्यू दे देंगे, जैसे 6, 7, 8 कुछ भी, और आपसे आई एन प्लस आई एन माइनस 2 पूछेंगे, तो आपको समझ लीजिए n की वैल्यू, ये सवाल तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि यदि ये हो आई एन प्लस आई एन माइनस 2 क्या होगा, तो आपको लिखना 1/n-1, और यदि ये 10 की जगह कोट हो तो फॉर्मूले में आपको केवल 1/1 - n कर देना है। 10 की पावर n में 1/n-1 होता है, और इसमें क्या होता है 1/1 - n होता है। ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखो 0 से π/2 1/a + b cos x दे रखा है, क्वेश्चन ये आ गया कि 1/2 + 3 cos x, ठीक है। तो अगर अपन वैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन जो होता है उसे अगर अपन करें तो कोस को आप लिखोगे 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, फिर 1 + tan² x/2 ऊपर लेके जाओगे sec² x/2 बनेगा, फिर tan x/2 को t मानोगे, और फिर लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन होगा। इसके बजाय इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कब, जब a और b दोनों पॉजिटिव हो और a है वो b से ज़्यादा होना चाहिए। देखो शर्त याद रखना, तो फॉर्मूला बन जाता है 2/√a² - b², tan इनवर्स √a + b अपॉन a - b। और यदि a b से छोटा हो, है ना, लेकिन 0 से बड़े होने चाहिए, लेकिन a b से छोटा हो, तब फॉर्मूला हो जाएगा 1/√b² - a² log of √b + a - √b - a अपॉन √b + a + √b - a। याद रखने वाली बात है, इसकी PDF आपको अवेलेबल करवाई दूंगा मैं, फॉर्मूले याद कर लेना अगर सिलेक्शन करवाना है तो। और एक क्वेश्चन पक्का आना है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, और कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अगर फॉर्मेट 1/a + b sin x हो, और अगर a और b दोनों पॉजिटिव हो और 0 से ज़्यादा हो और a की वैल्यू b से ज़्यादा होनी चाहिए, तब फॉर्मूला हो जाता है 2/√a² - b² tan इनवर्स √a - b अपॉन a + b। अब देखना फर्क, देखना इसमें a + b अपॉन a - b आता था, इसमें क्या आ रहा है a - b अपॉन a + b, बस इतना ही फर्क है। और अगर a की वैल्यू b से छोटी और दोनों पॉजिटिव हो तो 1/√b² - a² log of √b + a। तो आप सिमेट्री से यानी देखकर आइडिया लगा सकते हो और याद रख सकते हो कि कौन से वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। a + b cos x आ जाए तो क्या करना है, a + b sin x आ जाए तो क्या करना है, a b से ज़्यादा हो तब क्या करना है, और a b से कम हो तब क्या करना है। 4 ही फॉर्मूले हैं, चारों फॉर्मूलों को आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपके पास cos x भी आ जाए, sin x भी आ जाए, कांस्टेंट भी आ जाए 0 से π/2, यानी 1/a + b cos x + sin x हो, तब फॉर्मूला ये लगेगा बड़ा वाला। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, फिर भी मैंने सुविधा के लिए फॉर्मूले आपके लिए लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो भविष्य के लिए आप इनको याद कर सकते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी क्षेत्रकलन, क्वाड्रेचर जिसे अपन बोलते हैं। और आपसे पूछा कि वक्रों से घिरा क्षेत्रफल यानी एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स, है ना। तो वो वाले क्वेश्चंस अगर अपने को सोल्व करने हो डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से, अगर आपको एरिया निकालना हो तो अपन एरिया कैसे निकालेंगे, उसके 3 पॉइंट मैंने बनाए हैं, उन तीनों पॉइंट से आप इनको समझ सकते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है कि अगर आपको एक कर्व दे रखा होगा y = fx, इसके साथ में आपको एक x अक्ष दे रखी है, तो देखो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये y = fx है, ठीक है, ये x अक्ष हो गई, x = a, x = एक लाइन हुई जो कि y अक्ष के पैरेलल है, तो ये समझ लीजिए कि x = a हो गया और ये x = b हो गया। तो एरिया ये हो गया कि नहीं हो गया। तो एरिया निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लिमिट है वो a से b तक चलनी है, तो लिमिट a से b हो जाएगी। इंटीग्रेशन किसका करोगे, y का विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये डिपेंड करता है कि आपको समझ में कब आएगा कि आपको इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना है y के सापेक्ष। अगर लिमिट आप x अक्ष पर ले रहे हो, x = a और x = b, देखो कहाँ पर है, x अक्ष पर है, तो इसका मतलब आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है, और x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो फंक्शन है वो y की वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर उल्टा हो, अगर लिमिट ये दे रखी होती y = a y = b,
और फंक्शन x दे रखा होता तो अपन लिमिट तो वही a से b करते, लेकिन x dy कर देते, यानी विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना था और फंक्शन x हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्या चीजें दे रखी होगी, कर्व दे रखा होगा, x दे रखा होगा, दो लाइन दे रखी होगी x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, तो फॉर्मूला हो जाएगा a से b y dx। अब यदि वक्र y इक्वल टू एफ एक्स 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 के नीचे स्थित है तब वक्र y इक्वल टू एफ एक्स 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 तथा कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b से परिबद्ध क्षेत्र ऋणात्मक होगा। यानी अगर एरिया है वो x एक्स के नीचे की तरफ हो तो ये तो सीधी सी बात है कि x एक्स के नीचे है तो एरिया तो नेगेटिव आएगा जब सोल्व करोगे तब, लेकिन आंसर देते समय आपको आंसर है वो नेगेटिव नहीं लिखना है क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप अपना मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो घर के ऊपर का मकान बनाया उतना का उतना अगर आपने तलघर बना दिया, बेसमेंट बना दिया, तो क्या जो ठेकेदार है जो आपसे चार्जेस ले रहा है पर स्क्वायर फीट, तो क्या वो ऊपर वाले का ही एरिया का ही चार्जेस लेगा, नीचे वाले का नहीं लेगा? वो भी तो एरिया ही हुआ ना, लेकिन एरिया वो क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन जब आप सोल्व करोगे इसको तो वो आएगा नेगेटिव, लेकिन याद रखना अपने को आंसर पॉजिटिव ही देना है। तो कर्वेचर वाले कोई भी क्वेश्चन हो जाए उनमें आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो ऑप्शन में कोई नेगेटिव आंसर दिखे तो उसको सबसे पहले क्रॉस कर दो, क्योंकि वो तो आंसर नहीं हो सकता। यही बात इसमें बताने की कोशिश की गई है। अब आता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपको x इक्वल टू एफ वाई दे रखा हो, यानी कर्व ऐसे दे रखा हो, और y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी, ये अगर आपको दो रेखाएं दे रखी है और एक y एक्स भी आपको दे रखी है, यानी द एरिया बाउंडेड बाई ए कार्टेजियन कर्व x इक्वल टू एफ वाई, y एक्सिस एंड अबेसिका y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी इज गिवन बाई, देन एरिया। तो एरिया में लिमिट है वो, क्योंकि आप y एक्स के बिहाफ पे निकाल रहे हो c से d, तो आपको इंटीग्रेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू y करना होगा और फंक्शन किसका लेना होगा, x का। तो x इक्वल टू एफ वाई दे रखा है, तो यहाँ पे x का आप समाकलन करोगे, यानी एफ वाई का समाकलन करोगे विद रेस्पेक्ट टू y, जहां लिमिट है वो c से d होगी। अगला है, ये तो था केवल एक ही कर्व दे रखा हो तब। अब अगर आपको केवल दो कर्व दे रखे हों तो आप क्या करोगे, जब दोनों वक्र एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसमें भी दो बातें होंगी, दो कर्व है, दोनों एक दूसरे को काटते हो, और कितने बिंदुओं पे काटते हो, दो बिंदुओं पे काटते हो, तब आपको क्या करना है, तो उनका जो कॉमन एरिया होगा वही अपने को निकालना होगा। तो एक एग्जांपल से ये आप फॉर्मूले से समझते हैं कि दो वक्र है, एक तो y1 इक्वल टू f1x यानी ये, ठीक है, और एक y इक्वल टू f2x ये, ठीक है। ये दोनों देखो दो बिंदुओं पे कट रहे हैं, एक तो बिंदु A पर और एक बिंदु B पर। तो सबसे पहला काम तो अपना ये होता है कि ये बिंदु A और B निकालें, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें। A और B आपने निकाल लिया, उसके बाद में क्या करना है, इस पॉइंट A और पॉइंट B से एक्स एक्स या वाई एक्स पे आपको परपेंडिकुलर खींच देना। जैसे ये परपेंडिकुलर खींच दिया और ये परपेंडिकुलर खींच दिया, तो जैसे परपेंडिकुलर खींचोगे ये पॉइंट है वो x इक्वल टू A आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा x इक्वल टू B। तो यहाँ से अपने को मदद मिल गई कि क्या लिमिट है वो A से B होगी, ठीक है। और जब आपको ये कॉमन एरिया ये वाला निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे ये वाला, ठीक है, लिमिट A से B y1 dx, फिर आप उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दोगे नीचे वाला, तो ये कॉमन एरिया मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, और इसको कंबाइंड में अपन ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिमिट A से B y1 माइनस y2 dx या f1x माइनस f2x dx, जहाँ पर लिमिट है वो A से B होगी। A और B कहाँ से आई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आई। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अपन परपेंडिकुलर लेंगे, किस पर, x एक्स पर या y एक्स पर, ये डिपेंड करता है कि कर्व कैसा है। अगला आता है, जब दो वक्र एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। दो कर्व दे रखे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को कितने बिंदु पे काटते हैं, एक बिंदु पे। जैसे एक तो दे रखा y1 इक्वल टू f1x ये वाला, और एक y2 इक्वल टू f2x ये, तो दोनों एक ही बिंदु पे काट रहे हैं। तो सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, इससे इसके ऊपर लंब डालेंगे, ठीक है। अब समझ लीजिए ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू एल्फा है, और ये x इक्वल टू b है। तो अपन क्या करेंगे, अब ये कमाइंड एरिया कॉमन एरिया वो निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, पहले ये वाला एरिया निकालोगे, तो लिमिट क्या आ जाएगी, a से एल्फा y1 dx f1 dx, और फिर ये वाला एरिया निकालोगे और उसको जोड़ दोगे, तो ये लिमिट हो जाएगी एल्फा से b और y2
dx या f2x dx, और उससे आपका जो जोड़ होगी तो दो बिंदु पर काटे तो निशान माइनस का आएगा बीच में, और एक बिंदु पर काटे तो बीच में निशान प्लस का आएगा। ये बात ध्यान रखनी है जब कभी दो वक्र आपको दे रखे हों, दो कर्व आपको दे रखे हों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिमिट आपको तभी मिलेगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जब आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे तभी। ठीक है, अब बात आती है भाई लोगों, क्या इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 12th बोर्ड में आप पढ़े हो और 12th बोर्ड में इतना लंबा चौड़ा करना वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में संभव नहीं है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स भी मैंने निकाले हैं। उन रिजल्ट्स की मदद से मैं पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेके आया हूँ। इससे आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है कि अगर लिमिट एल्फा से बीटा हो और क्वेश्चन 1/√x माइनस एल्फा और बीटा माइनस एक्स दे रखा हो, तो आंसर आप बिना पूछे पाई लिख दीजिए। शर्त ये है कि बीटा है वो एल्फा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये बटा ना होकर यानी अपॉन ना होकर केवल ये दे दे √x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, तो आंसर होगा π/8 बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में केवल आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यूज में लेना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। अगर क्वेश्चन ए से हो, लिमिट ए से बी हो, अब यहाँ ए और बी की जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। जैसे क्वेश्चन आ जाए √x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, तो ए की वैल्यू 2 हुई, बी की वैल्यू 3 हुई, तो आप 3 माइनस 2 करोगे 1 आ गया, तो आंसर π/2 लिख दोगे। आपको पेन हिलाने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो बिना पेन यूज में लिए क्वेश्चन को सोल्व करने के ही तरीके हैं। अगला है कि अगर लिमिट 0 से पाई हो और 1/1 प्लस साइन एक्स दे रखा हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर लिमिट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से π/2 1/sin x प्लस cos x दे रखा हो, तो आप इसको याद रख सकते हो √2 log of √2 + 1। इस एक्सरसाइज में याद करने वाला मैटर बहुत ज़्यादा है। समझना तो मैंने समझा ही दिया आपको, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। और अगर लिमिट 0 से π/2 हो, log of 10x दे रखा हो या log of cot x दे रखा हो, तो आप बिना पूछे आंसर 0 लिख सकते हैं। अगर लिमिट 0 से a हो 1/1 प्लस e की पावर fx, और अगर शर्त का पालन कर रहा हो ये, यानी x की जगह a माइनस एक्स करने पर फलन वो का वही मिल रहा हो, तो आप आंसर a/2 लिख सकते हैं। अगर लिमिट 0 से a हो 1/√a² माइनस x² हो, तो साइन इनवर्स x अपॉन a वाला फॉर्मूला लग जाएंगे, सोल्व करेगा तो π/2 आंसर मिल जाएगा। 1/x² प्लस a² हो तो वो फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a वाला लग जाएगा। लिमिट लगा लगू के सोल्व करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, π/2a। लेकिन एग्जाम में इतना थोड़ी करेंगे, एग्जाम में आपको पता चल गया जैसे 1/x² प्लस 4 है तो a की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ a की जगह 2 रखा तो π/4 आंसर हो गया। क्लियर हो गई। ऐसे देखो √a² माइनस x² का अपन जानते हैं बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है। सब आकलन करोगे, वैल्यू पुट करोगे, इसके बजाय सीधा a की वैल्यू पता करो, फॉर्मूले में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। मॉड्यूलस के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मॉड्यूलस में x माइनस ए भी दे रखा है और x माइनस बी भी दे रखा है, लिमिट a से b है, वो जो लिमिट है वही यहाँ पर होनी कंपलसरी है, ध्यान रखना। तो आप b माइनस ए का होल स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन आ गया कि लिमिट 2 से 3 है, मॉड्यूलस x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 3 का इंटीग्रेशन करो, तो आंसर 1 आना है, क्योंकि b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 1 इसका आंसर होगा। ऐसे ही a से b, ये तो चौथी प्रॉपर्टी ही हो गई जो मैं पहले बता चुका हूँ, b माइनस ए अपॉन 2 वाली। अब देखो कुछ में क्षेत्रफलन से रिलेटेड, क्वाड्रेचर जो अपने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ बातें डायरेक्ट आपको याद रखनी है कि अगर आपको दो पैराबोला दे रखे हो y² = 4ax और x² = 4by और उससे परिबद्ध एरिया का क्षेत्रफल पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, 16ab/3 लिखना है। अब सवाल में 4ax की जगह से ये आ गया y² = 16x और x² = 8y, और इससे परिबद्ध। अगर अपन 12th बोर्ड के हिसाब से इसको सोल्व करें तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, और इसमें क्या करना है, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पर पुट कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा। अगर आपको एक पैराबोला दे रखा हो और एक लाइन दे रखी हो, तो पैराबोला से a और लाइन से आप m निकाल लो, लेकिन याद रखना लाइन है वो मूल बिंदु से पास होनी चाहिए, यानी m की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों पता है तो आंसर लिख सकते हो 8a²/3m³। अगर पैराबोला दे रखा है और उसके लेक्टस रेक्टम से परिबद्ध एरिया आपको निकालना हो, तो आंसर होगा 8a²/3। अगर साइन एक्स और कोस एक्स दे रखा हो, तो भाई लोगों को याद रखना, अगर साइन एक्स है, एक्स एक्स है और x बराबर 0 से 2π तक है, तो एरिया है वो कितना होगा, 4 होगा, और कोस एक्स के लिए भी 4 होगा। और अगर दीर्घवृत्त यानी इलिप्स दे रखा हो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1, तो आपको कुछ नहीं करना, a और b निकाल लेना है और आंसर में लिख देना है πab, तो आपको इलिप्स का एरिया भी मिल जाएगा। तो ये था भाई लोगों आज का डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेशन। मैंने कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है, याद करने वाला मैटर है पूरा का पूरा, ये ध्यान रखिएगा। और
जिसने याद कर लिया उसको इसमें कोई परेशानी आएगी नहीं। अभी अपन 2 सेशन इसके करेंगे प्रैक्टिस के। इसमें जितना मैंने आपको सिखाया उन सबको यूज में कैसे लेना वो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में सिखाने वाला हूँ। तो आज के दिन आप पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट को याद कीजिएगा, और जितने फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं वो मेरे वीडियो के जस्ट नीचे आपको PDF में मिल जाएंगे। इनको याद कर लिया तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मैं दावा कर सकता हूँ। तो ठीक है, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।